हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड दिस इज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट और द फोर्थ वीडियो इन आवर कंप्लीट यूपी पीसीएसजे सीरीज। नाउ ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि व्हाट हैज टू बी द ओवरऑल मोटा मोटा स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स examination, means examination and the interview round. So it was one comprehensive video. Do check that out if you haven't seen it yet. And it was about how to crack the PCSJ examination in toto. Now, उसके बाद हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि यूपी पीसीएसजे के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज जीके एंड लॉ, उसको हमें कैसे अप्रोच करने की जरूरत है। नाउ up till now we have got 2 videos जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री को, यानी कि मॉडर्न, मेडिवल एंड हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें आप लोगों के लिए कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। एंड उसके बाद आया हमारा जो लास्ट वीडियो है, दैट इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज। उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में एंड इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और जिनको आपको बिल्कुल भी लीव आउट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन होगा इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी का वो अधूरा होगा पीसीएसजे के कॉन्टेक्स्ट में। आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो एरिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एरियाज व्हेन यू लुक एट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ UP PCSJ and even Bihar Judicial Services. That is the area of Indian economics and the area of current affairs. Now, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके दिमाग में ये एक थॉट प्रोसेस चलता है कि यार करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स इज जस्ट एन इजी एरिया विच कैन बी प्रिपेयर्ड। ये एक हम कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, करंट अफेयर्स को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता। स्टैटिक जीके ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील बोर्ड। आपको जब आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाता है। करंट अफेयर्स ऑन द अदर हैंड, बिकॉज रीसेंट न्यूज से डील करता है, कुछ चीजें आपने वैसे भी कहीं ना कहीं सुनी या पढ़ी होती हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन एक दूसरा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं, उनका यह भी मानना है कि भाई करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत वास्ट एरिया है। अब स्टैटिक जीके के लिए तो हमें पता है कि हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, और अगर नहीं पता है तो मेरे पुराने आप वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक जीके में कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है या किन चीजों को आपको जबरन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन व्हेन यू लुक एट द एरिया ऑफ करंट अफेयर्स ऐसा पॉइंट बन जाता है जिसमें हमें देखने में लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। हालांकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, सारे के सारे टॉपिक, सारी की सारी न्यूज, सारे के सारे अफेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। ओनली अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी पीसीएसजे का इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। सो आई नो दैट एस्पेक्ट, आई नो दैट एरिया from which you will be asked questions in the preliminary examination, in the mains examination and in the interview round. So अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है पीसीएसजे के लिए या इवन बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें जीके अपने आप में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इवन इंटरव्यू राउंड में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सभी कंप्लीट गाइड वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम्स आती जा रही है, इनके जो पार्ट्स आते जा रहे हैं, वो बाद में भी मैं आप लोगों से देखने के लिए बोलूंगा ही जब पीसीएसजे की या बिहार की वैकेंसीज आ जाएगी। तो अगर आप साथ साथ में इन चीजों को देखते चल रहे हैं, साथ साथ में इन टॉपिक्स को, इन एरियाज को प्रिपेयर करते चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो इस वीडियो को तब देखेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी या डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, आप उनसे कम से कम नहीं तो 10 से 15 से 20% तक आगे रहोगे, लीड पे रहोगे। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आज देखना इंपॉर्टेंट है। बाद में देखोगे तो ये वीडियो ऐसा एवरग्रीन वीडियो है, ये पूरी सीरीज ऐसी एवरग्रीन सीरीज है कि आपको कभी भी देखने में हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आज आप इसको देखते हैं तो आप डेफिनेटली किसी दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में अपना जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन है,
उसको कंपेयर कर पाओगे एंड इट विल डेफिनेटली बी बैफलिंग फॉर द अदर पर्सन, स्केप्टिकल, द अदर पर्सन वुड बी स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई इस बंदे ने इतनी सारी चीजें प्रिपेयर कैसे की, क्योंकि उसके दिमाग में क्लैरिटी थी ना। शुरू करने से पहले ये आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन है इसमें इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को साथ में डील करने का पीछे का रीजन इसलिए है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हम लोग करंट अफेयर्स में भी देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी और जो स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो भी आप लोगों के लिए पीसीएसजे एग्जामिनेशन में रेलेवेंट होंगे। सो वी विल बी स्टिकिंग टू द पॉइंट एंड इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स को ऑल्दो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू जेल। सो उसका ध्यान रखते हुए सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, सेशन को शुरू करने से पहले एक पॉइंट और, आप लोगों का जो कंप्लीट गाइड का पार्ट 1 है दैट इज हिस्ट्री एंड जो पार्ट 2 है दैट इज योर इंडियन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उसके लिए ऑलरेडी जो ये पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मिलेंगे, इन दोनों की पीडीएफ्स मैंने मेरे टेलीग्राम हैंडल पे शेयर कर दी है। तो अगर अभी तक आपने उन पीडीएफ्स को नहीं लिया है तो जाकर के उसे मेरी टेलीग्राम हैंडल से आप अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, उन टॉपिक्स को देखिए और उन्हें अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कीजिए, अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और उन चीजों को, उन टॉपिक्स को इंक्लूड करें। एंड नोट मेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसी एरिया के अराउंड करें जिस एरिया में मैंने आपको करने के लिए कहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, हमारा सारथी 3.0 बैच आने वाला है। सारथी 3.0 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 25th of August 2022। नाउ काफी टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर सारथी 3.0 कब आएगा। सो सारथी 3.0 की डेट अनाउंस हो चुकी है। आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड। नाउ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा चाहा जाने वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि एक एप्रीहेंडेड, एक ऐसा एक्ट या एक ऐसा कोड जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा लुक अप टू करते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा वेट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन पीनल कोड। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद अ वेरी वेरी न्यू टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन पीनल कोड आपके लिए जरूरी कैसे है। देखो, इंडियन पीनल कोड को अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो प्रियम्बल से लेकर के, नंबर ऑफ सेक्शन से लेकर के, इन्फोर्समेंट, इनैक्टमेंट, इन सबसे होते हुए हमें इंडियन पीनल कोड समझ में आता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 टिल सेक्शन 511 सारी चीजें हमें इस प्रकार समझाई जाती हैं, विच इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वे। लेकिन दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि इंडियन पीनल कोड इस बार शुरू करने से पहले द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों को इंडियन पीनल कोड जो है उसका सीआरपीसी से क्या रिलेशनशिप है, उसका इंडियन एविडेंस एक्ट से क्या रिलेशनशिप है, हाउ आर दीज थ्री रेलेवेंट फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग। क्योंकि अब वो एरिया आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जब जजमेंट राइटिंग इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो इसीलिए आईपीसी सीआरपीसी के साथ कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट में उसका क्या रोल है, ये दोनों सब्जेक्ट्स आईपीसी के लिए क्या है, और इन तीनों को जजमेंट राइटिंग में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्ट इन द sessions of IPC before we actually start with the Indian Penal Code. So Indian Penal Code start होगा as a subject, as that BERAT or as that book, as you look at it from the month of September, that is the 1st of September. लेकिन जो आप लोगों का इंडियन पीनल कोड की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग along with CRPC, along with Evidence Act, along with the rules of judgment writing, that will start from 25th of August. सो मेक श्योर करना कि आप इंडियन पीनल कोड को 25th ऑफ अगस्त से फॉलो करो, और उसको फॉलो करते हुए हम लोग जब इंडियन पीनल कोड की तरफ चलेंगे तब आप अगर इंडियन पीनल कोड में जजमेंट राइटिंग के एस्पेक्ट्स देखोगे, सीआरपीसी के एस्पेक्ट्स देखोगे, एविडेंस के एस्पेक्ट्स देखोगे, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। मतलब even if you are studying Indian Penal Code for the first time in detail, you will be able to understand how is this relevant, how is this related to all of these two subjects, and why are these two subjects studied in terms of the judgment writing. ठीक, so Sarthi batch is going to launch on 25th of August.
डू ज्वाइन, रिमेंबर दैट अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, दैट इज माय कोड एंड दैट इज इट। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आई एम वेरी श्योर इसके बारे में आपने सुन लिया होगा कई बार मेरे ही मुंह से। डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके या द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी पे जा करके आप जा करके देख सकते हैं, वहां पे क्विजेस होते रहते हैं, वहां पे हमारे कोर्सेज से रिलेटेड सारे के सारे जो पोस्टिंग्स हैं वो होती रहती हैं। साथ ही साथ अब क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, उनकी डिमांड्स आ रही थी, तो इसीलिए मैंने ट्रायथलॉन को भी एवरी वेंसडे अकोमोडेट करने का प्लान कर लिया है, जस्ट सो दैट यू गेट बैक इन द हैबिट ऑफ योर preliminary examination preparations. Triathlon is one legend series in itself, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के टाइम पे, एमपी जुडिशियल सर्विसेज के टाइम पे, इवन गुजरात के टाइम पे एंड महाराष्ट्र के टाइम पे इससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली थी। सो इसीलिए ट्रायथलॉन को दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम दिस वेंसडे। डू एंश्योर, लास्ट वीक भी हुआ था ट्रायथलॉन यूपीपीसीएस के पैटर्न पे, इस बार भी हम लोग ट्रायथलॉन रखेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ आवर वेरी ओन सेक्शन मैनियक प्लस द प्रेसिडेंशिया, ठीक है। सो ये एक नया एस्पेक्ट आने वाला है। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर ये चीज कवर करिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यस, देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल बी स्ट्रिक्टली सेक्शन बेस्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो सेक्शन का मेमोराइजेशन है वो बहुत वीक है, तो फिर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं केस लॉज में बहुत वीक हूं, तो प्रेसिडेंशिया आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो एसएम, दैट इज सेक्शन मैनियक, एंड प्रेसिडेंशिया विल बी अ पार्ट ऑफ द ट्रायथलॉन। सो ट्रायथलॉन को हम लोग उस एस्पेक्ट में रखेंगे। इसके साथ साथ में ऑलरेडी यूपी अध्याय चल रहा है, यूपी अध्याय का सेशन मैं रख रहा हूं इसलिए ताकि यूपी एपीओ के स्टूडेंट्स और यूपी पीसीएसजे के स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन भी उसी पेस पे चल पाए जैसा कि वो एक्चुअली चलना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें ऑन बोर्ड हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन रखिए। और स्पेशल क्लासेस में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको देख सकते हो। पोल बेस्ड ये सेशंस होंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कि चारों में से कौन से ऑप्शन लगाने हैं, कहां गलतियां हो रही हैं, वो सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। वो पूरी की पूरी कमी आपको पकड़ में आ जाएगी अगर आप ध्यान देंगे इन सभी के सभी टेस्ट सीरीज पे, या इन सभी की सभी स्ट्रैटेजी सीरीज पे, या फिर मॉक सीरीज पे, जो कि होंगी अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। सो यू विल बी एबल टू एक्सेस इट फॉर फ्री। इसके साथ एक और न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। आप में से जितने भी लोग लखनऊ या लखनऊ के आसपास यूपी में रहते हैं, वो 4 सितंबर को मुझसे मिलने आ सकते हैं ऑन अनअकैडमीज लखनऊ ऑफलाइन सेंटर विच इज एट अलीगंज। उसकी पूरी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। सो अगर आप मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 मिल करके बातचीत करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजीज दैट यू वांट टू मेक, इन टर्म्स ऑफ द कंप्लीट मेंटरशिप, तो वो सारी चीजें आपको 4 सितंबर को, यस टीचर्स डे के एक दिन पहले मैंने सोचा चिल्ड्रंस डे रख देते हैं, मैं आपको 4 सितंबर को लखनऊ में फिजिकली मिलने वाला हूं। तो उससे रिलेटेड डिटेल्स, उससे रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको आप लोग जरूर भरिएगा, और वो फॉर्म की जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। तो वहां जाकर के फॉर्म को फिल कीजिए और फटाफट से मुझे ज्वाइन कीजिए लखनऊ में। चलिए, सो अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स आई एम वेरी श्योर आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। प्लस में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी आइकॉनिक में इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट फीचर्स प्लस के ये हैं, अनलिमिटेड एक्सेस एंड द पर्सनल गाइडेंस और द 1-to-1 मेंटर इज द, आई वुड से, द स्टार हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ अनअकैडमीज आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। यहां पे आपको पूरा का पूरा प्राइस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, दैट इज सो बिकॉज इट कैन गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो अगर अनअकैडमी का कोई ऑफर आता है तो उसी ऑफर में अगर आप JW10 यूज करते हैं तो एक्सटेंडेड जो भी बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर 20% डिस्काउंट आता है तो 20% डिस्काउंट आपको JW10 पे ही मिलेगा, या फिर अगर एक्सटेंशन मिलता है तो भी वो आपको JW10 पे मिल जाएगा। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10।
चलिए, अब सिलेबस एट अ ग्लांस को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में ये सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। सो हिस्ट्री पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ज्योग्राफी पे डिस्कशन हो गया है, पॉलिटी पे डिस्कशन हो गया है। आज जो डिस्कशन होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी पे होगा और साथ साथ में इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड दिस पार्ट। रिमेंबर दिस, इस लाइन को मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता हूं, दैट द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन will be able to answer them without any specialized study। लेकिन एक वेल एजुकेटेड पर्सन को भी ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। तो बिना देरी किए अब शुरू करते हैं, काम की बात पे आते हैं, एक एक करके इन एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में जो फर्स्ट एरिया आता है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, that is the characteristics of Indian economy। Now as you already know, Indian economy has been an agriculture based economy। इसी को हम एक agrarian economy के भी नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कि कृषि प्रधान है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है या जो मेजर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो आज भी कृषि या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रेरियन इकोनॉमी एक फीचर हो गया, डेवलपिंग इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी दूसरा फीचर हो गया। सो मिक्स इकोनॉमी इज कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एक बैलेंस। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है पूरी तरीके से, हमारे यहाँ पे चाइना जैसा तो रूल है नहीं, कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसा तो रूल है नहीं, और दूसरा हमारे पास जो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सोशलिस्ट भी नहीं हो सकती, अदरवाइज ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। So mixed economy है and developing economy है, as you are already aware about this। So characteristics of Indian economy पे questions उठते हैं। उसके बाद आता है Indian demography at the eve of Indian independence। Now this is one point जहां से आपसे बहुत typical topics पूछे जाते हैं, typical questions पूछे जाते हैं कि भैया जब देश आजाद हुआ तो लिटरेसी रेट कितना था, मोर्टेलिटी रेट कितना था, बर्थ रेट कितना था, एक मैंने मेंशन नहीं किया बट डेथ रेट कितना था, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, प्लस उस टाइम पे लोगों का एक जो एवरेज एज थी वो कितनी थी। ठीक, इस पे आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल मिल सकते हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल मिल सकते हैं। तो दिस इज द, आई वुड से, द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन इकोनॉमी एस्पेक्ट। फिर हम लोग आ जाते हैं 5 ईयर प्लान्स पे और उनके हाइलाइट्स पे। तो देखिए 5 ईयर प्लान्स जब शुरू किए गए थे, प्लानिंग कमीशन डाला गया था, तो उस टाइम पे ये एड्रेस किया गया था कि भाई हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ हमारे फोकल एरियाज होंगे जिन पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो फोकस करेगी। ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा उन फोकल पॉइंट्स पे, उन एरियाज पे, उनके ग्रोथ को लेकर के, और एक हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उस टारगेट को हमें अचीव करना है। ये था 5 ईयर प्लान्स का एक बेसिक मोटिव। उन 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स थे। पहला 5 ईयर प्लान कौन सा था, पहले से लेकर जो 10वां 11वां 12वां 5 ईयर प्लान था, उनके हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या थे एंड उनके फोकल पॉइंट्स क्या थे, टारगेटेड पॉइंट्स कितने थे, टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी और अचीव्ड ग्रोथ कितनी थी, किस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, किस टाइम पे व्हाइट रेवोल्यूशन आया। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं। सो यू डू हैव टू लुक एट इट। नेक्स्ट आ जाता है महलनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ना ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप इसे शॉर्ट में फिर भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए यू कैनॉट लेट गो द महलनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ महलनोबिस मॉडल और द महलनोबिस code of Indian economy या Indian economic development। that is going to help you a lot in understanding कि इंडिया पे कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया था या लाया गया था by Mr. Mahalanobis। आगे चलते हैं। then the next aspect is the new economic policy। कट टू सीधे हम लोग आ जाते हैं from the 5 year plans to the LPG plans और the new economic policy और the new NEP as we call it। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के दौरान आया था। उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे
मनमोहन सिंह जी, ठीक है, उनके द्वारा लाया गया था। एंड इसमें लाया गया था बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिफ्टिंग अप ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस एंड टैरिफ्स। प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे, 3 सेक्टर्स को छोड़ करके, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर पावर, रेलवेज एंड डिफेंस। 3 सेक्टर्स को छोड़ करके बाकी सारे वो सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर्स में आते थे, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड कंपनीज के द्वारा ही वो फंक्शनिंग किए जाते थे, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1991। ठीक है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, जस्ट सो दैट यू गेट द आइडिया। सो अननेसेसरी टैक्सेस कम करने की वजह से ट्रेड में बढ़ोतरी हुई, प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में आने का मौका मिला, जिससे कंपटीशन और बेटर हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, इन सब का इफेक्ट आया कि इंडियन इकोनॉमी अब ओपन फॉर द वर्ल्ड हो गई थी, वकांडा फॉरएवर नहीं रह गई थी, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रह गई थी चाइना की तरह। चाइना ने भी हालांकि कुछ एस्पेक्ट्स में अपनी इकोनॉमी को हल्का फुल्का ओपन करना शुरू किया, बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो उस प्रकार से ये पॉलिसी रिलेटेड आपसे मेंस के सवाल भी बन सकते हैं, प्री के सवाल भी बन सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखनी। उसके बाद चलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। नाउ दीज आर द प्रोग्राम्स जिन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब आप अगर देखें तो बहुत सी ऐसी पुरानी पॉलिसीज हैं जिनको कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का हिस्सा माना जाता है, जिसमें कि सबसे पहले शुरू होता है आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर द पीपल हु आर पुअर, यानी कि पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखिए, एक पुअर होने की एक पूरी की पूरी कैटेगरी होती है। वन हु इज chronically poor, terminally poor, somebody who is just poor, somebody who is just average, or rather more than just poor, मतलब थोड़ा सा वो व्यक्ति पुअर नहीं है या पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गया है, तब क्या कहेंगे। ठीक, सो बॉर्डर लाइन पॉवर्टी, ये सारी चीजें। सो पॉवर्टी लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। उसके बाद अलग अलग ईयर्स में इंपॉर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए थे। उनमें से जो मेजर हैं यहां पे मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हैं, दैट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये तो हम लोग स्टडी करते हैं। फिर देखिए, ग्रामीण आवास योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट इज मनरेगा या नरेगा जिसको आप जानते हैं, कौशल विकास योजना, श्रम योगी मानधन योजना, और दूसरी और लास्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये सारी योजनास को शॉर्ट में स्टडी कीजिएगा, इनके ईयर्स को स्टडी कीजिएगा, ये देखिएगा कि ये कौन से सन में शुरू किए गए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन सी सरकार के अंडर आए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जब भी आए वो समय कौन सा था, यानी कि वो टाइम कौन सा था और किस व्यक्ति के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। हालांकि सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप व्यक्ति याद रखेंगे, जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको याद रखेंगे, तो ये यहां पे आपका काम हो जाएगा। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टैक्स सिस्टम इन इंडिया। अब टैक्स देख करके आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं या यूपी पीसीएसजे के जो स्टूडेंट्स हैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो जनरली टैक्सिंग सिस्टम से ज्यादा वाकिफ नहीं होते या उसको देख के घबराते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं कि आपको कितना जानना है टैक्स सिस्टम के बारे में। वन इज ब्रीफ आइडिया अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका भार जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल पे डायरेक्टली पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया आप लोगों का, हम कह सकते हैं इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनको डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है। उसके अलावा होते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली एक व्यक्ति को पे करने की जरूरत नहीं है, उसको पे करने की जिम्मेदारी किसी और दूसरे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइडर पे होती। उसके बाद आता है जीएसटी। ना जीएसटी को आपको अलग से भी स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी के रेट्स में जब हम अभी बजट देखते हैं रिसेंटली, तो इसमें काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो देयर इज अ डेफिनेट चांस कि आपसे जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो जीएसटी में अभी किन चीजों पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है, किन चीजों पे कितना, आप कह सकते हैं कि एक तरीके का एक ब्याज वसूल किया जा रहा है, कर वसूल किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको
होनी चाहिए। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रीसेंट पैरालांस में भी स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री पे। अब कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर बैंकिंग से कौन सा सवाल आएगा, बट बैंकिंग से पिछली बार भी सवाल पूछे गए थे और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बट डिटेल में आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, दैट इज आरबीआई। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट कैसे है, ठीक, ये आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए। दिस इज द पॉइंट दैट यू एक्चुअली शुड बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आ जाता है हमारा मेजर मर्जर्स ऑफ द बैंक। इससे भी अगेन आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको अक्वायर किया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कौन से दूसरे बैंक का मर्जर्स हुआ। तो ये मर्जर्स पे भी एक आधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इनको लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ानी होगी तो। उसके बाद चलते हैं मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई पे। अगेन क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, एसएलआर हो गया या सीआरआर हो गया, लीगल रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं, मॉरल सुएशन हो गया, ठीक है, ओपन मार्जिन परचेज हो गया, ओपन मार्केट परचेज हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिससे कि देश में पैसे के सप्लाई को ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिससे कि आता है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। तो ये आप लोग शॉर्ट में बट रीजनेबली स्टडी कर लेना, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस लास्ट टाइम बना है, ऑलरेडी बन चुका है क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक जरूर पढ़ के रखना। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ और द टूल्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं करंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि ये चीज आप करंट अफेयर्स में भी देखते ही हो, लेकिन आपको फिर भी ये चीज पता होनी चाहिए कि करंट इकोनॉमिक ग्रोथ में जो जीडीपी का रेट है, एंटिसिपेटेड रेट्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। मतलब ये वो एरिया है जिसको आप मिस आउट नहीं करना चाहोगे, छोड़ना नहीं चाहोगे। मूडीज ने या फिर मॉनेटरी फंड ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया है इन द ईयर 2022, 2023 या फिर 2021, 2022, ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, ठीक। तो एक बार ये चीज जरूर देखिएगा कि मेजर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिख दिए हैं, बस इन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसको स्टडी करने के लिए आपको ये बहुत हद तक, काफी हद तक 99% तक आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किन चीजों को पढ़ना है और कौन सी चीजें मैं बिल्कुल छोड़ दूं, ठीक। तो यहां पे आपको वो चीजें पता चलने वाली हैं कि करंट अफेयर्स, बिकॉज इट इज सो वास्ट, मंथली हम लोग देखते हैं कि इतना सारा करंट अफेयर्स मंथली लेवल पे आ जाता है, तो पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना इन इटसेल्फ इज अ टफ नट टू क्रैक। इसीलिए मैंने बहुत टिपिकल छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे बना दिए हैं जिनसे कि आप एक एक करके इन पॉइंटर्स को कवर करते जाएं, तो आपका जीके जो है करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से, आपका जीके फॉर योर यूपीपीसीएसजी एग्जामिनेशन विल बी वेल प्रिपेयर्ड। अब इसको एक बार देखते हैं, क्या है भाई। नेशनल न्यूज में सबसे पहले आ जाता है न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहले मेजर जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर्स का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मेजर नहीं, मेरे हिसाब से सारे ही राज्यों के अगर आप गवर्नर याद कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स याद कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पीएम डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि एक ही होते हैं, तो समस्या नहीं है। प्रेसिडेंट अगेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि किसी पीएम का या किसी प्रेसिडेंट का ये कौन सा टर्म चल रहा है, वो आप लोगों के लिए जरूरी होता है। साथ साथ में कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर अभी करेंटली कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यूनियन कैबिनेट कौन सी है, और यूनियन कैबिनेट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये जनाब जो है, ये मिनिस्टर जो है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है, यूनियन कैबिनेट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद आते हैं हम लोग सेंट्रल स्कीम्स या योजनाओं पे। तो सेंट्रल स्कीम्स में अगेन देयर विल बी वेरियस अम्ब्रेला स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत वगैरह, जिस एक स्कीम के अंडर जिसमें बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आ जाएंगी। तो अम्ब्रेला स्कीम्स को तो आप डेफिनेटली कवर कीजिएगा, विच इज अ स्कीम जो कि अपने अंडर बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स को लेके चलती है।
आयुष हो गया या आयुष्मान भारत हो गया, ऐसी स्कीम्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड योजना है, क्योंकि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट, वो ज्यादातर लेवल पे अब एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक। और अगर हम देखें तो यूपी या उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो काफी ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर में। इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स या योजनाएं आपको पता चले, उनको आपको डेफिनेटली डिटेल में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन बेस्ड। अगर मान लीजिए एजुकेशन बेस्ड या मेडिकल फैसिलिटी बेस्ड कोई भी स्कीम्स शुरू की जाती हैं, तो वो हॉट टॉपिक्स होंगे। वैसे तो सरकार बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी स्कीम्स लाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी स्कीम्स पढ़ने की जरूरत है। आपको प्रोमिनेंट जो कुछ एरियाज हैं उनसे रिलेटेड अगर आप स्कीम्स को पढ़ लेंगे, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट था, ठीक, या फिर एजुकेशन बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, या एमएसएमई से रिलेटेड, मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये ऐसे एरियाज हैं जिनसे रिलेटेड मेजर स्कीम्स को आपको पढ़ना चाहिए या उनकी अम्ब्रेला स्कीम्स को पढ़ना चाहिए। तो वो आप करंट अफेयर्स में मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मिस आउट कर दिया तो अब मत कीजिएगा, अब उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास अभी भी समय है, ठीक। आगे चलते हैं, फाउंडेशन लेड डाउन फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। नाउ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, हमारा नया पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी आप कहते हैं कि जिनकी नींव रखी गई, ठीक है। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बॉडी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डाउन किया गया, उसकी हम कह सकते हैं कि नींव रखी गई, भूमि पूजन हुआ, ठीक। तो वो आपको जानकारी रखने की जरूरत है, आपको वो पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे हुआ और ये किसके द्वारा किया गया। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जीआई टैग्स ग्रांटेड इन द करंट एंड प्रीसीडिंग ईयर्स। अगेन जीआई टैग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जनरली मैं रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को उन जीआई टैग्स को स्टडी करने के लिए जिसमें कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो। जैसे कड़कनाथ मुर्गा जो है, उस कड़कनाथ मुर्गे पे कंट्रोवर्सी आ जाती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सो ये दिस बिकम्स अ कंट्रोवर्शियल जीआई टैग जो कि मध्य प्रदेश को प्रोवाइड किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये कड़कनाथ मुर्गा जो है इसका जीआई टैग किस राज्य के पास है। अगेन ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें रसगुल्ला का मिलता है, तो ये वेस्ट बंगाल और ओडिशा का जीआई टैग का एक कंट्रोवर्सी है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि इसमें गुत्थम गुत्था है। तो यहां पे अगर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि अलग अलग कैटेगरीज में ओडिशा को भी रसगुल्ला का मिला हुआ है जीआई टैग एंड वेस्ट बंगाल को भी प्रोवाइडेड है। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जहां पे भी जीआई टैग में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो उसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जितना आप याद कर पाए, जितना आप दिमाग में बाय हार्ट कर पाए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं याद कर पा रहे हैं तो जो भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स रहे हो जीआई टैग्स रिलेटेड उनको डेफिनेटली आपको स्टडी करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं, मेजर विजिट्स ऑफ पीएम। अगेन मेजर विजिट्स अगर किसी भी राज्य को लेकर के हैं या फिर किसी भी देश को लेकर के हैं तो मेजर विजिट्स जो होंगे, जैसे हाउडी मोदी था, ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने देश के बाहर किन किन देशों में, किन किन दूसरे देशों में विजिट किया या वो कहां पे गए, ठीक। और जिन देशों में उनकी विजिट हुई है उन देशों के भी जो हेड्स हों, चाहे पीएम हो वहां पे, चाहे प्रेसिडेंट हो वहां पे, चाहे और कोई चांसलर हो या कोई और हेड हो, उन सभी हेड्स का आपको नाम ध्यान में रखने की जरूरत है और उस कंट्री के कैपिटल को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जनरली ऐसी जगहों पे कंट्रीज के कैपिटल में ही विजिट होता है, लेकिन अगर कंट्रीज के कैपिटल में विजिट नहीं हो रहा है, किसी दूसरे शहर में हो रहा है, प्रोमिनेंट शहर में, तो उसका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू द मेजर विजिट ऑफ पीएम। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, अपॉइंटमेंट्स वगैरह। अब इससे रिलेटेड इक्का दुक्का सवाल बनने की चांसेस होती हैं कि भाई बताइए गूगल की तरफ से किसने रिजाइन किया, किसने कौन सीईओ बना, ट्विटर को किसने अक्वायर किया, किसने इस जगह पे एक रेजिग्नेशन दे दिया, किसने अपना एक मेजर पर्सनालिटी जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया हो। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिन पे इक्का दुक्का कभी कभी आपसे भूले बिसरे सवाल बन जाते हैं, तो इसकी जानकारी, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आप लोग रखिएगा, छोड़ना मत, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल न्यूज। अच्छा ये ध्यान रखना, अभी सिर्फ मैंने आपको नेशनल न्यूज बताई है, ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज,
स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आगे हैं, तो ध्यान से बने रहना। ये हो गया इंटरनेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज के बाद इंटरनेशनल न्यूज में वेरियस समिट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सार्क का रीसेंट समिट, नेटो का, G7, G20, ब्रिक्स वगैरह का, ये जितने भी ग्रुप ऑफ नेशंस हैं इनके जो समिट्स होते हैं, ठीक है, आसियान समिट कहाँ हुआ या सार्क समिट कहाँ हुआ, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये समिट का होना और इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स का होना, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स तो स्टैटिक जीके में आ जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट में ये जरूरी है कि ये समिट अगर हो रही है तो कहां पे हो रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट G7 समिट में या कम नेशंस वाली जो एक समिट होती है, कम नेशंस वाले जो ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स में कंट्रीज का नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर इतना तो नहीं पूछा जाता, नहीं, डायरेक्टली नहीं, बट ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि बिकॉज यू आर बीइंग आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चन और द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर, ऐसे सवाल आपसे बनते हैं, पूछे जाते हैं। इसीलिए इस तरह से अपने क्वेश्चंस को इतने इस तरीके से अपनी पढ़ाई को रखना कि आपका ये पॉइंट प्रिपेयर्ड हो। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेड्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरियस कंट्रीज में आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत से देश हैं वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नए बनते हैं, उनका नाम देख लीजिएगा, आइलैंड्स के केस में देख लीजिएगा, IMF के केस में देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के केस में देख लीजिएगा, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ वगैरह, UN हो गया, इन सबके केसेस में आपको आइडिया रखने की जरूरत है, पर्संस के केस में भी और कंट्रीज के केस में भी। तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग एक परमानेंट या टेम्पररी मेंबर हैं, इस बारे में एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेड्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, एनी इंपीचमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस शैल आल्सो बी लुक्ड इनटू। कई बार ऐसा होता है, जैसे बोरिस जॉनसन है, प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन यू नीड टू बी अवेयर अबाउट, सो बी क्लियर ऑन दैट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स और सिचुएशंस ऑफ अनरेस्ट। तो जैसे हमने यूक्रेन और रशिया का पूरा मामला देखा, ठीक है, सीरिया और बाकी के देशों में जो चलता है मामला, आईसिस से चलता है, ये चीजें आपको स्टडी करना जरूरी है। इनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन ये कहना कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर करके कोई इक्का दुक्का सवाल नहीं पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड इंपैक्ट हमारे लिए मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन की तरह नहीं आ सकता, वो गलत होगा। तो उस पे सवाल बन सकते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरली एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, भले से 1 से 2 पैराग्राफ की आप नोट मेकिंग करो, लेकिन प्रिपेयर्ड रखो। उसके बाद हो गया मिसलेनियस। अब मिसलेनियस एरिया देखो बहुत बड़ा है, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज में चले जाओ तो मिसलेनियस एरिया इज वन ह्यूज एरिया, ह्यूज एरिया। जैसे आपने यहाँ पे इंपीचमेंट एंड रेजिग्नेशन देखा ना, वो अपने आप में कहते हैं हम लोग कि दिस इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट, बट पूछ लिया तो देन अगेन कॉन्फ्लिक्ट और सिचुएशंस ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इस पे क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज में मिसलेनियस पार्ट्स को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सेलिब्रिटीज से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी और मेजर न्यूज से, मेजर घटना से रिलेटेड हो सकता है, किसी जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड हो सकता है, दो देशों के बीच में किसी प्रकार की अगर मान लीजिए कोई अगर एक्टिविटी हुई है, मे इट बी एनी मिलिट्री एक्सरसाइज और समथिंग लाइक दैट, सो ये मिसलेनियस न्यूज में कवर हो जाएगा और इसको आपको पढ़ना है, देखना है, ठीक है, ब्रॉडली, ऊपर ऊपर से, मोटा मोटा, नो नीड टू गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज से बहुत सारे सवाल आए ऐसा नहीं होता, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं स्पोर्ट्स में। ना स्पोर्ट्स को देखेंगे हम लोग, बहुत शॉर्ट, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ने जाएंगे तो काफी लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह हुए, कप्स हुए, उनके विनर्स जो हैं, किसी पर्सन को, पर्सनालिटी को अवार्ड वगैरह मिला, ठीक है, बेस्ट प्लेयर वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन स्पोर्ट्स में भी होते हैं, ठीक है, तो ICC के चेयरमैन कौन है, BCCI के चेयरमैन कौन है, ठीक, हॉकी एसोसिएशन जो है उनके चेयरमैन कौन है, साई के हेड कौन है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सवाल आपके बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा गेम्स टू बी हेल्ड एट, दिस इज वन हॉट फेवरेट टॉपिक, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए, या फिर जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, या फिर कोई अगला दूसरा एशिया कप है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर गेम इवेंट्स होते हैं, उनकी आपको जानकारी रखने की जरूरत है कि ये कहाँ कंडक्ट होंगे। अब वर्ल्ड कप की बात हो गई तो विमेंस वर्ल्ड कप
मान लीजिए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा, फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, अंडर 18 अंडर 21 ये वर्ल्ड कप्स कहाँ पे होंगे, 2020 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 50 ओवर वर्ल्ड कप कहाँ होगा, टेस्ट वर्ल्ड कप कब किस मैच से शुरू होगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप मिस आउट नहीं करेंगे, आप इनको पढ़ेंगे। ठीक, उसके साथ साथ फर्स्ट मेडल्स एंड रिटायरमेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट है। पहला गोल्ड मेडल इस फील्ड में किस व्यक्ति ने जीता, पहला मेडल इस फील्ड में किस व्यक्ति ने जीता, इस मामले में यहां पे किस व्यक्ति ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसकी आपको जानकारी रखने की जरूरत है। अगर आप प्रोमिनेंट बात करें तो प्रोमिनेंट जो खेल होंगे आपके लिए जिन पे आपको फोकस करना ही है, दैट इज गोइंग टू बी योर क्रिकेट, दैट इज गोइंग टू बी फुटबॉल, दैट इज गोइंग टू बी हॉकी, दैट इज गोइंग टू बी एथलेटिक्स, दैट इज गोइंग टू बी ग्राम्पीज एंड टेनिस, आप इनको छोड़े, एंड बैडमिंटन। ठीक, तो ये कुछ ऐसे 4 5 6 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप आउटडोर गेम्स की बात करें, इंडोर गेम्स में आप लोगों को मोटा मोटा सबसे पहले तो वेट लिफ्टिंग पे देखने की जरूरत है, जो मैंने आउटडोर बता दिया वो अलग है। इंडोर में आपको वेट लिफ्टिंग देखना है, वेट लिफ्टिंग के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है स्विमिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बैडमिंटन यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एक तरीके का इंडोर गेम ही है, प्लस आप चेस को भी ध्यान में रखें। ठीक, एंड रेसलिंग। ठीक, तो इससे रिलेटेड मीराबाई चानू, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल भी लेट को नहीं करेंगे, आपको ढंग से प्रिपेयर करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे देश के कोई व्यक्ति हैं जो कि सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं या सेकंड पोजीशन पे आए हैं किसी टूर्नामेंट में, तो फर्स्ट पोजीशन था व्यक्ति, उसका नाम ध्यान में रखना है एंड उसकी कंट्री ध्यान में रखनी है। ठीक, आप लोग को लग रहा होगा कि शुभम सर ये इतना सब कुछ ध्यान में रखने के बाद लॉ भी तो पढ़ना है। देखो भाई, अगर आपको यूपी पीसीएसजे निकालना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत मैंने की थी, शायद कहीं कुछ इक्का दुक्का कम रह गई होगी, बट इतना कोई हमें ग्लानी नहीं है क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं। लेकिन आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको पीसीएसजे के लिए कॉन्फिडेंट रहना है। अगर डेट्स का वेट करोगे तो गलती कर दोगे, इसीलिए उस गलती से बचाने के लिए आपको ये पूरी चीज डिटेल में बता रहा हूं। फिर आ जाते हैं ऑबिटुअरीज पे, अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो ऑबिटुअरीज में एज फार एज पॉसिबल जितना भी हो, ज्यादातर फील्ड्स का, सारे ही फील्ड्स का अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कम से कम इन प्रोमिनेंट फील्ड्स में जितने भी लोग हैं जिनकी डिमाइस हुई, जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो आर्ट की फील्ड हो गई, आर्ट से रिलेटेड, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड हो गया या म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, डांस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड हो गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सोशल सर्विस, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति थे जो सोशल सर्विसेज में थे, फिलांथ्रोपिस्ट टाइप के थे, उनकी अगर मान लीजिए मृत्यु हुई है तो वो जानकारी आपको रखनी होती है क्योंकि कई बार पूछा जाता है दैट दिस पर्सन हु डाइड वाज रिलेटेड टू, ठीक है, या फिर दिस इन दिस फील्ड देयर इज अ पर्सन जिनकी मृत्यु हुई है, इनमें से कौन से वो व्यक्ति है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। सोशल सर्विसेज के अलावा पॉलिटिक्स इज वन हॉट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है। कोई अगर पुराने गवर्नर थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, कोई पुराने सीएम थे, कोई पुराने पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हुई है, तो ये पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्पोर्ट्स में अगेन सिनेमा एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट ये जो ऊपर के 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको ढंग से पढ़ना है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में अगर बहुत कोई रेलेवेंट मान लीजिए पर्सनालिटी की डेथ हुई है तो वो आप देखें, वरना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आता है पर्सन्स इन न्यूज। तो न्यू, फर्स्ट एवर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड कंट्रोवर्सी। पर्सन्स इन न्यूज को आइडेंटिफाई करने का ये सिंपल तरीका होता है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं कि भाई अगर कोई पर्सन है, पर्सन इन न्यूज है, तो न्यूली अपॉइंटेड अगर कोई पर्सन है, ठीक है, नए नए अभी अभी आए हैं इस जगह पे, तो वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पे कोई काम करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर किसी पर्सन ने किसी प्रकार का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने का मतलब एब्सर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कि आधे घंटे में कितनी पानी पूरी खा सकते हैं, नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब होता है समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि कोई पीक है, उसको उन्होंने कॉन्कर किया है, या किसी प्रकार का कोई और दूसरा सिग्निफिकेंट इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इन न्यूज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी आए हैं, ठीक, तो आपको वो ध्यान में रखने की जरूरत है। नाउ दिस कंट्रोवर्सी हैज टू हैव अ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हैज टू हैव अ नेशनल इंपॉर्टेंस,
ठीक, वरना अदरवाइज राखी दीदी का तो वैसे भी कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड देयर थीम्स। तो इस बार ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे पे क्या थीम थी, या कैंसर डे पे क्या थीम थी, लेबर्स डे पे क्या थीम थी, यूएन डे पे क्या थीम थी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे क्या थीम थी, ये डेट्स भी ध्यान में रखनी है और इनकी थीम्स भी ध्यान रखनी है, प्रोमिनेंट वंस की एटलीस्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, उसके अलावा रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, देखिए इंटरनेशनल के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या ट्रिक है। रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस में आपको यह देखना है कि फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है और इंडिया की पोजीशन क्या है। ठीक है, जब भी आप रैंकिंग्स एंड इंडेक्स देखें तो ये तीन चीजें ही देखें, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। सो रैंकिंग एंड इंडेक्सेस में आपका हंगर इंडेक्स हो गया, पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट वंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये आप प्रिपेयर करेंगे और इन तीन एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे। फिर आ जाता है रैंकिंग एंड इंडेक्स में नेशनल। तो नेशनल रैंकिंग एंड इंडेक्स में जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसमें नंबर 1 पे कौन है, लास्ट नंबर पे कौन है, स्टेट वाइज कौन सा है, सिटी वाइज कौन सा है, जोन वाइज कौन सा है, एरिया है, ये सब कुछ आपको कवर करके चलना है। तो अगर रैंकिंग एंड इंडेक्स नेशनल लेवल की है तो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इज न्यूज ऑन मेजर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस अलोंग विद डिस्कवरीज इन एक्सकेवेशंस। देखिए मेजर डिस्कवरीज जो होती हैं कि भैया कहीं से मान लीजिए कि कंकाल निकला है किसी एक पुरानी मम्मी का, या फिर डिस्कवरी की गई है कहीं पे फॉसिल फ्यूल की, या फिर कहीं पे डिस्कवरी की गई है किसी पुराने मंदिर की, ठीक है, एक्सकेवेशन साइट्स वगैरह बनी है, मॉन्यूमेंट्स पता चले हैं, निकले हैं, तो उसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए क्योंकि पहले पूछे हुए सवाल है। उसके अलावा मेजर डिस्कवरीज के अलावा जो इन्वेंशन है उसको हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इस पे अगेन आप लोगों से सवाल बनता है कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं, नेशनल लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नेशनल अवार्ड्स आते हैं कई बार, ठीक, वो नेशनल अवार्ड्स किसको मिले, जनरली सिनेमा वगैरह के लिए और आर्ट की फील्ड में दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड, स्पेशली पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनकी जो लिस्ट होती है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके अलावा मेजर सारे नहीं बट मेजर, साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा जाता है, कालिदास सम्मान पूछा जाता है। ये कुछ प्रोमिनेंट ऐसे अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर स्टडिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑन नेशनल लेवल। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल में आपके लिए ये 4 जो एस्पेक्ट है वो जरूरी है, दैट इज नोबेल, ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब एंड मैग्सेसे अवार्ड। दैट विल कंप्लीट योर एरिया ऑफ करंट अफेयर्स। अगर कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे छूट भी रहे हैं करंट अफेयर्स के, जैसे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गए, एप्स एंड पोर्टल्स वगैरह हो गए, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन विच विल बी वेरी मच कमिंग सून फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया। एक बार फिर से बता देता हूं, यूपी अध्याय की सीरीज चल रही है, साथ साथ में ट्रायथलॉन्स आर ऑनगोइंग, तो इसीलिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझसे कनेक्टेड रहना, वरना बहुत तगड़ी एक्सरसाइजेस आप मिस आउट कर दोगे और फिर बाद में बोलोगे कि अरे शुभम सर ये करवा दीजिए। प्लस स्टूडेंट्स की जो डिमांड आ रही है पंजाब एडीए के कॉन्टेक्स्ट में कि सर लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड कुछ हो सकता है, तो यस, लॉजिकल रीजनिंग नंबर सीरीज से रिलेटेड जल्दी ही आप लोगों के लिए सेशंस आने वाले हैं, सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस। उसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी, उसके लिए आपको यूट्यूब सेशंस भी मिलेंगे, तो आपका प्रिपरेशन थरोली प्रॉपरली हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक दिस सेशन, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आप और किस टाइप का सेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ, मेरी टीम के लिए पॉसिबल हुआ, तो डेफिनेटली मैं वो सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। सो आई होप ये पूरी चीज आपको अच्छी लगी। डू शेयर इट विद एनीवन एंड एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। एंड अगर आप लोगों ने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको भी जाकर के देख लीजिए, उससे भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय signing off. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी एंड बिहार बेस्ड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, बाय बाय।